हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो आपको हर सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के एक्सक्लूसिव वीडियोस देते हैं विदाउट चार्जिंग एनी मनी। आपको क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पर। और क्लास 11th एंड 12th केमिस्ट्री का जो बेसिक कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं, जिसमें पिछले कंसेप्ट में हम लोगों ने स्टीशियोमेट्री के बारे में जाना और स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन को समझा, अब उसी से जुड़ा हुआ एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलता है, जिस टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। यह स्टीशियोमेट्री का ही टॉपिक है, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट अगेन बता दूं, आपके स्कूल के मास साहब और मास साहिबा का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, मतलब अगर इसमें क्वेश्चन उनको देना है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट से एक आध क्वेश्चन देंगे। और आपने अगर अभी अपीयर कर लिया हो, आपका पहला यूनिट टेस्ट या फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम, उसमें अगर ये चैप्टर आया था तो उसमें लिमिटिंग रिएजेंट पे पक्का क्वेश्चन आया हुआ होगा। अब पहले समझ लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और कैसे क्या हम लोग इसके कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उनके सॉल्यूशन क्या होंगे, सबकी डिटेल में बात करते हैं। पहले समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। देखो, जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो हमेशा स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम मोल रेशियो निकालते हैं। किसका? एक जो दिया गया है और एक जो पूछा गया है। मतलब अपने को क्या कर दिया जाएगा, एक दे दिया जाएगा, भैया ये हमने दे दिया है, इसका डेटा आपको पता चल गया है, अब इसके डेटा का इस्तेमाल करके बताओ कि ये रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाएगा वो कितना प्रोडक्ट बनेगा। हमने कहा बहुत आसान है, स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन लगाएंगे, हमको तो ये संपट पड़ चुका, हम कर लेंगे। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब डेटा जो दिया गया होगा रिएक्टेंट का, वो सिंगल रिएक्टेंट का डेटा नहीं दिया गया होगा, वो एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डेटा दिया गया होगा। और एक से ज्यादा मतलब अभी आप दो मान लो, दो लोगों का डेटा दिया गया होगा और अब उन दो डेटा का इस्तेमाल करके आपको प्रोडक्ट बताना पड़ेगा कि वो जो प्रोडक्ट बना है वो कितना बना है और उसकी क्या कितना, चाहे तो मास हो सकता है चाहे तो वॉल्यूम हो सकता है, तो उसकी कितनी क्वांटिटी बनी है। अब आप सोचोगे तो सर ये तो और अच्छी बात है, सर ज्यादा डेटा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को तैयार कर सकता है, तो ज्यादा डेटा तो अच्छी बात हो गई ना। कई बार ज्यादा डेटा देना हानिकारक होता है। हमें स्टीशियोमेट्री में सिर्फ एक ही डेटा चाहिए, क्योंकि रेशो दो लोगों का वहां निकालते हैं, एक जो दिया गया और एक जो पूछा गया है। लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन में आपको दो लोगों का डेटा दिया जाएगा और आपको सही डेटा या सही पैरामीटर जो रहेगा, उसमें जो दो लोग रिएक्ट कर रहे हैं उनमें से सही वाला कंपाउंड आपको सिलेक्ट करना होगा, जिससे आप बनने वाले प्रोडक्ट की मात्रा यानी कि उसकी क्वांटिटी बता पाओ। सर सही वाला मतलब उसमें से एक गलत डेटा भी होगा। डेटा गलत नहीं होगा, मेरी बात को समझना, डेटा गलत नहीं होगा। जो डेटा वो क्वेश्चन में दे रहे हैं वो तो सही दे रहे हैं, लेकिन क्या होगा, वो जो दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं जिसका डेटा आपको दिया है, उन दो में एक दूसरे के प्रति कोई प्रपोर्शन नहीं बन रहा होगा। प्रपोर्शन बोले तो मान लो ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखो, ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, मान लो ये ए और ये बी और दे आर फॉर्मिंग सी एंड डी। ठीक है, आपसे बोल दिया बताओ सी कितना बनेगा, या बोल दिया डी कितना बनेगा, या दोनों का पूछ लिया। पूछने के लिए तो कितनों का भी पूछ सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर डेटा दे दिया ए का कि इसका M1 मास है और बी का भी डेटा दे दिया कि इसका M2 मास है। अब प्रॉब्लम कहां जाएगी कि कोई एक रिएक्शन में जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं यानी कि ए और बी, इनका हर कोई मास से रिएक्ट नहीं कर सकता। हर कोई बोले तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि इनका रैंडम मास उठेगा और इनके रैंडम मास से रिएक्ट करेगा और करना ही पड़ेगा और प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा नहीं होता। हमें तो लगता था कि इसका M1 मास दिया है और इसका M2 मास दिया है, तो दोनों मास को ऐड करो, सिंपल सी और डी बन जाएंगे, दोनों मास ऐड करो। लेकिन ए बोलता है भाई साहब ऐसा नहीं है, मेरा मास तो M1 है और मैं रिएक्ट करना चाहता हूं बी के साथ, तो मेरे लिए बी का जो मास होगा वो मेरे ए के M1 मास के प्रपोर्शन में होना चाहिए। मतलब मेरे ए के M1 मास के प्रपोर्शन में, मतलब मेरे ए के
मतलब मेरे M1 को, ए ऐसा बोल रहा है कि मेरे M1 मास को B का जितना मास लगेगा उतना ही रिएक्ट करूंगा, अगर उतना नहीं है तो या तो उतना लेकर आओ, या अगर उससे ज्यादा है तो बाकियों से रिएक्ट नहीं करूंगा, सिर्फ मेरे को जितना चाहिए मैं उससे रिएक्ट करूंगा। मतलब ए ने बोल दिया कि मुझे मेरे M1 मास को B का कुछ मास लगेगा जो कि M2 से बहुत कम है। मतलब हमने तो उसको बोल दिया तुम्हारे पास B का मास M2 है, लेकिन ये बोलता है कि भाई साहब मेरे M1 को पूरा M2 चाहिए ही नहीं। हमने कहा मतलब, कहते सर मेरे M1 मास को अगर आपको C और D बनवाना है मुझसे तो मुझे B का कुछ मास चाहिए, और वो कुछ जो है वो बहुत कम वैल्यू है, और आपने जितना दे दिया है ना, आपने कितना दे दिया है, M2 दे दिया है, मुझे M2 नहीं चाहिए, मुझे M2 से कम मास चाहिए। तो हमने कहा ये ठीक है, तुमको कम मास चाहिए, ये बात अच्छी है, लेकिन हम तो M2 मास लाए। तो ये बोलता है तो इसमें मैं क्या करूं? बोले यार हमारा तो लेकिन वो B का मास कुछ बच जाएगा, तो तुमको दिक्कत क्या हो रही है, तुम रिएक्ट कर जाओ पूरे मास के साथ, हमारा काय को नुकसान करवा रहे हो। ए बोलेगा नहीं ऐसा नहीं होता सर, आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। मेरे M1 मास को उसका कुछ मास चाहिए, आपने M2 दे दिया तो ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ मास चाहिए, बाकी का आप जानो आपको क्या करना है। तो हम बोलेंगे ठीक है भाई ये तुम रिएक्ट तो करो। तो ए क्या करेगा, बी के कुछ मास जितना उसको चाहिए उससे रिएक्ट कर लेगा, सी और डी बना लेगा, लेकिन बचा हुआ मास वहीं के वहीं छोड़कर चला जाएगा। मतलब बी का जितना मास रहेगा वो हमें वापस मिल जाएगा, क्योंकि बी का पूरा मास वहां पर रिएक्ट नहीं करेगा। पूरा बोले तो जितना हमने लिया है, कितना लिया है, हमने लिया है M2, तो वो बी का पूरा M2 मास बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा। जबकि ए का पूरा ये मास कौन सा, M1 मास रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन बी का कुछ मास रह जाएगा। मान लो इसमें से x मास चला गया तो बी का कितना मास रह गया, बी का मास रह गया M2 माइनस x, ये रह जाएगा, क्योंकि इसका जो x मास है वो x मास इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो फिर M2 माइनस x रह गया। दिस विल बी द मास लेफ्ट अनरिएक्टेड। अनरिएक्टेड मतलब ये वो बी का मास है जो रिएक्ट ही नहीं करा, इट विल लेफ्ट अनरिएक्टेड। ये मास बच गया, और इसका तो पूरा मास जो M1 था वो खत्म हो गया, तो M1 इसका तो पूरा मास खत्म हो गया, लेकिन इसका पूरा मास जो था वो खत्म नहीं हुआ, इसका बहुत सारा मास बच गया। तो अल्टीमेटली हमारी रिएक्शन किसके हिसाब से बनेगी, मतलब कोई पूछे कि कितना सी और कितना डी बनेगा, तो सी और डी को बनाने के लिए पूरी जिम्मेदारी किसने ली थी, ए ने ली थी। क्यों? क्योंकि ए ने पूरी खपत कर ली, जितना मास आया था खुद को पूरा कंप्लीट कर लिया, जबकि बी ने पूरी खपत नहीं करी। अब ए कर ही नहीं पाया वो बात अलग है, लेकिन हम तो क्या कहेंगे कि बी ने पूरा मास अपना यूज नहीं करा, जबकि ए ने पूरा मास यूज करा। तो मतलब हमारा सी और डी तब तक बनेगा जब तक ए रहेगा। जिस पॉइंट पर ए का मास M1 खत्म हो गया उस पॉइंट पर सी और डी भी बनना बंद हो गए, क्योंकि ए का मास जब तक रहेगा तब तक सी और डी बनेगा। जिस पॉइंट पर ए का मास खत्म हो गया उसमें बी का भी जितना मास उसको ले जाना है वो ले जा चुका होगा, उस पॉइंट पर हम कहेंगे हमारी रिएक्शन रुक गई है, हमारा सी और डी की मात्रा जितनी बननी चाहिए थी वो बन गई है, अब सी और डी और नहीं बनेगा। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर बी तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभी तो बी तो अभी बचा है, कितना बचा है, M2 माइनस एक्स बचा है, क्योंकि एक्स ही गया है ए के साथ, पूरे ए के साथ एक्स गया है, तो बी तो अभी भी बचा है ना। तो कोई पूछेगा सर बी अभी बचा है तो क्यों नहीं आप सी और डी बना रहे, तो बोलना बेटा बी बचा है, ए कहां है, ए और बी दोनों मिलते हैं तो सी और डी बनता है, तो ए तो है ही नहीं, तो सिर्फ क्या है, सिर्फ हमारे पास बी है, और अकेला भी सी और डी नहीं बना सकता। तो जिस पॉइंट पर हमारा ए खत्म हो गया हम कहेंगे हमारा सी और डी बनना भी उस पॉइंट पर बंद हो गया। तो जितना सी और डी मिला वो सब ए के हिसाब से मिला, मतलब एक्चुअली जो ए की मात्रा थी उसने डिसाइड करा कि सी और डी कितना बनना चाहिए, और एक्चुअली ये वो मात्रा थी ए की जो रिएक्शन में पहले खत्म हो गई,
क्योंकि ए के खत्म होने के बाद भी बी बचा था। तो ए के खत्म होने के बाद भी बी बचा था, मतलब ए ने पूरी जान लगा दी अपने सी और डी को बनाने में, रिएक्शन करने में। यानी कि ए जब तक था तब तक रिएक्शन हुई और ए जिस पॉइंट पर खत्म, रिएक्शन खत्म। क्योंकि ए पहले खत्म हो गया रिएक्शन में। वो क्वांटिटी, वो एलिमेंट या वो कंपाउंड की मात्रा जो सबसे पहले रिएक्शन में खत्म हो जाए, जो जिम्मेदारी बने किसकी, प्रोडक्ट की मात्रा के बनाने में, कि इतना प्रोडक्ट बनेगा, इसके लिए ये वाला कंपाउंड जिम्मेदार है। जो ये डिसाइड करे कि कितना सी और डी बनेगा, जो ये डिसाइड करे कि कब तक रिएक्शन चलेगी, उस कंपाउंड को मैं नाम देता हूं क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। जो बच गया, कौन बच गया, बी बच गया, मतलब बी रिएक्शन खत्म होने के बाद भी बचा रह गया, तो बी मेरे लिए कहलाएगा एक्सेस रिएजेंट। सो बी विल बी कॉल्ड एज एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट जरूरत से ज्यादा है, ये लिमिटिंग, क्योंकि ये लिमिटेड था। अगर ए भी बहुत ज्यादा होता तो शायद बी की मात्रा जितनी बच गई है वो भी रिएक्ट कर जाती, लेकिन ए हमारी जरूरत से कम था। हमारी कोई जरूरत नहीं है, बी की जरूरत से कम था, ये कह सकते हो। इसलिए ए रिएक्शन में पहले खत्म हो गया, और जो रिएक्शन में पहले खत्म होगा वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एक स्क्रीनशॉट लो फिर एग्जाम्पल देता हूं। So, limiting reagent, the reactant which completely consumed in a reaction is called as limiting reagent. वो reactant जो पूरी तरीके से रिएक्शन में कंज्यूम्ड हो जाए, वो रिएजेंट जो पूरी तरीके से रिएक्शन में खत्म हो जाए, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और रिएजेंट क्यों है वो, क्योंकि वो रिएक्ट करता है। और ये रिएजेंट्स जो आते हैं, ये वर्ड आपको रिएक्टेंट के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, जो रिएक्ट कर नए सब्सटेंस यानी कि प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसलिए ये शब्द रीएजेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि रिएक्टेंट पे लागू होगा। दोनों शब्द, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। एक एग्जांपल देता हूं आपको, बेसिक एग्जांपल देता हूं। H2 प्लस O2 मिलकर H2O बना रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं पहले। H2 प्लस O2, तो यहां पर 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और यहां पर भी ये 2 हो गया, ठीक है। मोल लिख देते हैं दोनों के, तीनों के। तो ये हो गया 2 मोल, ये हो गया 1 मोल, क्योंकि यहां कुछ नहीं है तो यहां पर 1 होगा। ये हो गया कितने, 2 मोल, तो ये भी 2 मोल, ठीक है। ये तो 2 मोल बनेगा, उसकी मेरे को टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन ये है कि इसके 2 मोल और इसका 1 मोल बन रहा है, ठीक है। मतलब इसका 2 मोल इसका 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, बन कुछ नहीं रहा, रिएक्ट कर रहा है। बन तो वो हो रहा है वाटर, उसकी बात नहीं करनी, इन दोनों की बात करनी है। तो क्या कहा, इसका 2 मोल और इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। इसका 2 मोल, इसका 1 मोल, ठीक है। इसका 2 मोल H2 गैस का कह सकता हूं 4 ग्राम, और इसका 1 मोल मतलब समझ रहे हो 32 ग्राम। मतलब हाइड्रोजन के 4 मोल को ऑक्सीजन गैस का 32 ग्राम, हाइड्रोजन गैस के 4 ग्राम को, सॉरी 4 मोल नहीं, 4 ग्राम को ऑक्सीजन का 32 ग्राम लगेगा, तब जाकर पानी 2 मोल, पानी का 2 मोल भी लिख देता हूं, कितना 36 ग्राम पानी बनेगा। सही बात है, बिल्कुल सही है। क्या कहा, 4 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम O2 लगेगा, तब जाकर 36 ग्राम पानी बनेगा। ऊपर के मोल के रिलेशन से यही आंसर हमारे आ रहे हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पालन हो रहा है। 32 प्लस 4 36 होना चाहिए, तो 36 बन रहा है, बढ़िया बात है। 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 36 ग्राम वाटर वेपर आपको दे रही है, बढ़िया बात है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, मान लो थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन गैस तो मैंने 4 ग्राम दे दी 4 ग्राम, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो 32 नहीं दी,
ऑक्सीजन मैंने आपको दे दी 16 ग्राम। भैया मेरे पास थी नहीं, मैंने 16 ग्राम दे दी। मुझे ये सब पहले से पता नहीं था, मैं तो 4 ग्राम हाइड्रोजन लाया और 16 ग्राम ऑक्सीजन लाया, और अब आपको बोला कि सर वाटर बना दो, और मैं किस उम्मीद में आया कि 16 ग्राम ऑक्सीजन सर को दे रहा हूं, 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस सर को दे रहा हूं, तो 100% सर मुझे 20 ग्राम पानी बनाकर दे देंगे। क्यों? क्योंकि 16 + 4 20 होता है। तो मैं इस उम्मीद में आया सर के पास कि सर मुझे 20 ग्राम पानी बनाकर दे देंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मैं मना कर दूंगा। सर मतलब मना कर दूंगा मतलब पानी नहीं बनाओगे? मैंने ये नहीं बोला कि मैं पानी नहीं बनाऊं, बना दूंगा पानी H2 और O2 को, लेकिन तुमने कहा 20 ग्राम, 16 और 4 को। मैंने कहा भैया 20 ग्राम नहीं बनेगा। तुमने कहा सर ये कौन सी बात हुई 20 ग्राम नहीं बनेगा? तो आपको 4 ग्राम हाइड्रोजन दे रहे हैं, 16 ग्राम ऑक्सीजन दे रहे हैं, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को रिएक्ट करवा दो और 20 ग्राम H2O दे दो। मैंने कहा भाई ये मैथ्स थोड़ी ना है कि 16 और 4 ऐड करा तो 20 बन ही जाएगा। क्यों सर 16 4 केमिस्ट्री में 20 नहीं होता क्या? होता है, लेकिन केमिस्ट्री का हाइड्रोजन ये बोलता है कि अगर मेरे 4 ग्राम को रिएक्ट करवाना है तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 32 ग्राम। और हम कितना लेकर आए हैं? 16 ग्राम। तो ऑक्सीजन की कमी है यहां पर, जबकि हाइड्रोजन तो भरपूर है, 4 है, अच्छी बात है, लेकिन 4 के मुकाबले ऑक्सीजन 32 होना चाहिए। जो ऑक्सीजन हमें कितना दे दिया अभी? 16 ग्राम दे दिया। तो मैंने कहा भाई 16 बहुत कम है, काम नहीं बनेगा, जाओ और ऑक्सीजन लेकर आओ। तो तुम बोल दोगे सर ऑक्सीजन और है ही नहीं, हम तो आ गए, अब इतने ही है 16 ग्राम, अब और दे देंगे तो हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ होगी, तो आप 16 में ही काम चलाओ। तो मैंने कहा मैं 16 में काम चला लूंगा, मैं पानी को बनाने से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर 16 ग्राम को जितना हाइड्रोजन लगेगा मैं उतना इस्तेमाल करूंगा, बाकी इस्तेमाल नहीं करूंगा। मतलब आपका हाइड्रोजन जरूरत से ज्यादा है, ऑक्सीजन की जरूरत से, हमारी जरूरत से नहीं, ऑक्सीजन। क्योंकि 16 ग्राम ऑक्सीजन अगर आपके पास है तो आपको जो है हाइड्रोजन कम चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो जरूरत से ज्यादा है, या कह लो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जरूरत से कम है। जितना हाइड्रोजन चाहिए था उतना नहीं है, जितना हाइड्रोजन को ऑक्सीजन चाहिए था उतनी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन जरूरत से कम है। 4 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए थी, लेकिन जरूरत से कम है। तो या तो जरूरत पूरी कर दो या फिर हाइड्रोजन हम कम इस्तेमाल करेंगे, बाकी आपका कुछ हाइड्रोजन बच जाएगा। तो रिएक्शन में पहले खत्म कौन होगा? ऑक्सीजन गैस, क्योंकि यह जरूरत से कम है। तो ऑक्सीजन गैस हो गई मेरी लिमिटिंग रिएजेंट। क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। और हाइड्रोजन गैस हो गई मेरी एक्सेस रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? एक्सेस रिएजेंट। क्यों? क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा है, सो इट विल बी कॉल्ड एज एक्सेस रिएजेंट। तो एक हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और एक हो गया एक्सेस रिएजेंट। ये जरूरत से ज्यादा है और ये जरूरत से कम है। ये तो 4 ग्राम था तो फिर 32 ग्राम होना चाहिए, है ये 16 ग्राम, ये हमें मिल गया 16 ग्राम। मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब बनने वाला प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनना चाहिए? हाइड्रोजन के हिसाब से कि ऑक्सीजन के हिसाब से? ऑक्सीजन के हिसाब से। क्यों ऑक्सीजन के हिसाब से? क्योंकि भैया ऑक्सीजन ही सबसे पहले रिएक्शन में खत्म होगा, और जिस पॉइंट पर खत्म हो गया प्रोडक्ट बनना उस पॉइंट पर रुक जाएगा। कोई भी एक रिएक्टेंट खत्म हो जाए तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, भले दूसरा बचा रहे तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों मिलकर ही प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हाइड्रोजन कुछ बच जाएगा और ऑक्सीजन बीइंग अ लिमिटिंग रिएजेंट पूरी तरीके से खत्म होगा। तो ऑक्सीजन के दम पर ही प्रोडक्ट बनेगा और उतना ही बनेगा जितना ऑक्सीजन के प्रपोर्शन में बनना चाहिए, प्रपोर्शन में बनना चाहिए। अब ऑक्सीजन तो 16 ग्राम लग जाएगा, लेकिन 32 4 यूज करता था तो 16 4 नहीं यूज करेगा, 16 ग्राम फिर यूज करेगा, इसका ओनली 2 ग्राम, ओनली 2 ग्राम यूज करेगा। और फिर बचा हुआ 2 ग्राम आप डस्टबिन में फेंक दो, क्योंकि वो रह जाएगा अनरिएक्टेड। क्या रह जाएगा? वो अनरिएक्टेड, मतलब वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो वो क्या रह गया? अनरिएक्टेड रह गया।
ये 2 ग्राम, समझ में आया? तो इसको आप डस्टबिन में फेंक दो, मैं तो ये 2 ग्राम यूज कर लूंगा, तो 4 में से 2 ग्राम अनरिएक्टेड रह जाएगा और 2 ग्राम मैं यूज कर लूंगा, तो 16 प्लस 2 मिलकर 20 ग्राम नहीं देंगे, बल्कि 16 और 2 मिलकर 18 ग्राम H2O दे देंगे, 18 ग्राम H2O। तो 18 ग्राम बन जाएगा, 20 ग्राम नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें से जो 2 ग्राम है वो हाइड्रोजन में रिएक्ट कर, मतलब अनरिएक्टेड रह गया, वो फेंक दिया मैंने डस्टबिन में, तो वो 2 ग्राम नहीं रहेगा, लेकिन यहां पर आपकी बाकी सारी चीजें रहेंगी और सिर्फ इसलिए 20 ग्राम की जगह आपका 18 ग्राम पानी ही बनेगा। बाकी 2 ग्राम आप कुछ भी यूज कर लो हाइड्रोजन गैस का, वो नहीं होगा, लेकिन ये 16 ग्राम पूरा यूज हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले ही वैसे ही कम था, इसी की वजह से तो 20 ग्राम नहीं बन रहा था। तो लिमिटिंग रिएजेंट ने डिसाइड करा कि कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये लिमिटिंग रिएजेंट ने डिसाइड किया। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये बात डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कौन सा, कितना, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बनना चाहिए, उसकी क्वांटिटी लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। क्वांटिटी बोले तो मास भी हो सकता है, क्वांटिटी बोले तो वॉल्यूम भी हो सकता है। ये सभी बातें लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। मतलब अगर मैं एक पॉइंट लिख दूं तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना इस क्वेश्चन पे, दैट द क्वांटिटी of product will be formed by or will be formed on the basis of limiting reagent। limiting reagent को हम LR बोलेंगे अब शॉर्ट में, LR लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट को हम ER बोल देंगे। एक्सेस रिएजेंट का इतना काम नहीं है जितना लिमिटिंग रिएजेंट का काम है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितनी मात्रा का बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा, एक्सेस रिएजेंट डिसाइड नहीं कर सकता। क्योंकि एक्सेस रिएजेंट तो बच जाएगा ना, तो वो पूरी मात्रा में प्रोडक्ट तो कन्वर्ट कर नहीं रहा, तो उसके भरोसे हम चल नहीं सकते, क्योंकि उसकी कुछ मात्रा डस्टबिन में फेंकेगी, क्योंकि उसकी कुछ मात्रा एक्सेस रिएजेंट की अनरिएक्टेड रह जाएगी। लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट पूरी जान लगा देगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा वो होगा जो हमेशा रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए। अब कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं, जो रिएक्शन में पहले खत्म हो रहा है मतलब वो होगा जो कम मात्रा में होगा। कोई जरूरी नहीं है कम मात्रा में हो। प्रपोर्शंस देखना, इसको इसका कितना चाहिए उसके हिसाब से कितना है। अब देख लो, अगर कम मात्रा में होना चाहिए तो यही तो देख लो, वो डाउट तुम्हारा क्लियर होगा। हाइड्रोजन 4 ग्राम था जबकि ये 16 ग्राम था, ये 16 ग्राम था O2 था ना, 16 ग्राम O2, तो यहां पर 16 ग्राम O2 तो ज्यादा है, जबकि जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ 4 ग्राम दिया था आपको। तो फिर क्या देखा जाए अगर वैल्यू के हिसाब से तो 4 ग्राम छोटा है, तो पहले हाइड्रोजन खत्म हो जाना चाहिए। तो इस पे मत जाना, ऐसा होता नहीं है कि ये कम मात्रा में तो यही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कम मात्रा में तो यही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। प्रपोर्शंस में देखना होता है, इसको इसके कितने चाहिए, और वो आपको मोल रेशियो बताता है, ये रेशियो बताता है। इसके 2 मोल को इसका 1 मोल चाहिए, तो इसके 4 को इसका 32 चाहिए। अब ये जल्दी जल्दी रिएक्ट करता होगा O2, और हाइड्रोजन हो सकता है आराम से रिएक्ट करता हो, इसलिए पूरी रिएक्शन में ये 4 ग्राम ही यूज होता है, जब तक ये 32 ग्राम हो चुका होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी मैटर करती है, लेकिन ये मत सोचना कि जो कम होगा वही हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। प्रपोर्शन में जो कम होगा, प्रपोर्शन में जो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। प्रपोर्शन का पता दोनों के मोल रेशियो से निकालने से पता चलेगा। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा दोनों के मोल रेशियो को कंपेयर करने से ही पता चलेगा कि कौन सा रिएजेंट आपका लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। ये आप दोनों के मोल रेशियो को कंपेयर करके ही बता सकते हो। वो हम करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसकी अप्रोच भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये लिमिटिंग रिएजेंट है जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए, जो प्रोडक्ट की मात्रा को डिफाइन कर दे कि इतना बनेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाए, उस रिएजेंट को आप लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हो। क्लियर हो गया? सारी चीजें क्लियर हो गई? स्क्रीनशॉट लो। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट जो हमने इस वीडियो में देखा। आई होप आपको सबको स्टूडेंट समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में लिमिटिंग रिएजेंट पे क्वेश्चंस है वही करेंगे। और जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोज अवेलेबल हैं और उनको magnetbrains.com पर अपलोड कर दिया गया है आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए।
वहां से जुड़े हुए, वहीं पर आप इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।